ये सब होने के बावजूद ओशन रेंजर पर अभी भी ड्रिलिंग का काम चलता रहा। क्रू को समझ लग गई कि अब इमरजेंसी के हालात के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। सब लोग पानी में डूब गए, सिर्फ एक ही बंदा नजर आ रहा था जो बदतर वेव्स की वजह से शिप के साइड पर चला गया और वेसल्स के प्रोपेलर्स ने उसको कुचल दिया। ये कहानी है उन 84 क्रू मेंबर्स की जो इस ओशन रेंजर पर काम करते करते एक खतरनाक साइक्लोन में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आखिर क्या वजह थी कि ये लोग इस रिग को चलाते रहे जब तक ये डूब नहीं गई, और बदकिस्मती से 3 और लोग जो इनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे वो भी जिंदा ना बच सके। 14 फेब 1982 सुबह होते ही 84 क्रू मेंबर्स जो इस ओशन रेंजर पर थे उनको मौसम की अपडेट मिलती है कि एक बहुत सख्त ठंड का तूफान जो ठीक यहाँ ग्रैंड बैंक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस तूफान के साथ एक साइक्लोन आने की भी वार्निंग दे दी गई। देखा जाए तो ये वाले दिन मौसमी एतबार से इस एरिया में सबसे ज्यादा खतरनाक दिन होते हैं और ऐसे दिनों में बदतरीन तूफान आना एक मामूली बात ही थी। लेकिन ये तूफान उन 84 क्रू मेंबर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक तूफान था। ओशन रेंजर एक खुद से चलने वाली ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग रिग थी जिसकी ओनर थी ओडेको कंपनी। ये 362 फुट चौड़ी, 396 फुट लंबी और 337 फुट हाई ऑयल ड्रिलिंग रिग थी, मतलब आधे बुर्जुल अरब जितनी ऊंची। ओशन रेंजर को इसी तरह के बुरे मौसमी हालात के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था। ये रिग पहले भी बुरे हालात से निमट चुकी थी और क्रू को लगा ये ऑयल रिग बहुत पावरफुल है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती निकली। मौसम की खबर मिलते ही क्रू मेंबर्स ने अपनी तैयारी पकड़ ली ताकि इस तूफान के हिसाब से खुद को तैयार कर लिया जाए। ऐसी कंडीशंस में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जिनको फॉलो किया जाता है, जैसे कि कोई भी चीज लूज ना हो, वेदर टाइट डोर्स और पोर्ट होल्स को सील करना, बैलेस्ट टैंक्स का ख्याल रखना ताकि रिग बैलेंस मेंटेन रख सके। बैलेस्ट कंट्रोल सिस्टम के बगैर रिग कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती और ये फौरन उलट जाएगी। बैलेस्ट टैंक्स में कंट्रोल्ड अमाउंट में पानी पंप किया जाता है ताकि समंदर की कंडीशन के हिसाब से रिग की बॉयंसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। प्रिकॉशंस का ख्याल तो रख लिया गया, लेकिन वो इतना परेशान नहीं हुए क्योंकि रिग पहले भी सख्त तूफान का मुकाबला कर चुकी थी। तो क्रू मेंबर्स रिलैक्स होकर रूटीन पर काम करने लगे। हालांकि उनको ये बताया गया था कि इस तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा है। जैसे ही शाम हुई, तूफान ओशन रेंजर के पास आ पहुंचा। सख्त तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरों ने ओशन रेंजर को घेर लिया। ओशन रेंजर 100 नॉट्स की स्पीड से आने वाली तेज हवाओं और 110 फीट ऊंची लहरों का मुकाबला आसानी से कर सकती थी, लेकिन इस तूफान के आने के बाद पता लगा कि ये रिग की लिमिट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। शाम के करीब 7 बजे एक बेहद ताकतवर वेव ने ओशन रेंजर के थोड़े पास मौजूद एक और रिग को निशाना बनाया जिसका नाम था सेडको 706, जिसने रिग को जैम कर दिया और लाइफ बोट भी बह गई। ये सब होने के बावजूद ओशन रेंजर पर अभी भी ड्रिलिंग का काम चलता रहा। क्रू को इस रिग पर पूरा भरोसा था और साथ में ये भी समझ थी कि जैसे भी हालात हो जाएं, ऑपरेशंस रुकने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन अब हालात हद से बदतरीन होना शुरू हो गए थे। क्रू को इस तूफानी मौसम में रिग को नेविगेट करना था ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, जिसका मतलब था रिग सिस्टम्स की मॉनिटरिंग की जाए हर वक्त। खास तौर पर बैलेस्ट कंट्रोल सिस्टम का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि इसी की वजह से ये रिग स्टेबल रह सकेगी इन बिगड़े हुए हालात में। दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद टीम से भी राब्ता बना रहा। रिग की स्टेटस रिपोर्ट भी ली जा रही थी। इतने खराब हालात में भी ओशन रेंजर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि ओशन रेंजर की डिजाइन और कैपेबिलिटीज अनमैच्ड है। 55 से 65 फुट ऊंची लहरें मुसलसल रिग से टकराती रही, लेकिन आधी रात में एक बहुत ही बड़ी वेव रिग से टकराती है जो अब तक की सबसे बड़ी वेव थी। इस ताकतवर वेव की वजह से बैलेस्ट कंट्रोल रूम की पोर्ट होल विंडो का ग्लास टूट जाता है। पूरी रिग की स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कमरा था वो यही था। ये पोर्ट होल समंदर से सिर्फ 25 फुट ही ऊंचा था, लेकिन वेव्स तो 70 से 80 फुट तक जा रही थी। जैसे जैसे वेव्स आती गईं, इस टूटी जगह से रूम में पानी बहता चला गया। यहाँ पर बैलेस्ट सिस्टम के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंट्रोल पैनल्स लगे हुए थे। कंट्रोल सेंटर में पानी के आने से सिस्टम फौरन मेल फंक्शन होने लगा, यहाँ तक कि बैलेस्ट कंट्रोल सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया। ओशन रेंजर की तरफ से सेडको 706 को रेडियो पर खबर दी गई कि ओशन रेंजर का बैलेस्ट सिस्टम खुद ही बंद और क्लोज हो रहा है और रिग अनस्टेबल हो चुकी है। क्रू अब रिग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपनी तरफ से क्रू ने बैलेस्ट सिस्टम को मैन्युअली कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी बार बार कंट्रोल रूम में जाता रहा, जिससे हालात बिगड़ने लगे। अनस्टेबल हालात में रिग फ्रंट की साइड पर टिल्ट होने लगी जैसे जैसे वेव्स आती गईं और ये झुकती गई, यहाँ तक कि पानी चेन लॉकर्स तक पहुंच गया।
ब्लास्ट कंट्रोल्स को हैंडल करने वाले क्रू मेंबर्स अब फंस चुके थे। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम काम करना बंद कर चुका था। अब चीजों को मैन्युअली कंट्रोल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी क्रू के पास, और ये क्रू की सबसे बड़ी गलती थी। उनके पास तो मैनुअल तक नहीं था जिससे देख के वो कंट्रोल्स को ओवरराइड करके मैनुअल पर ले जाएं, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। जैसे ही फ्रंट और झुकने लगा, रिग का स्टर्न जिन पर रिग्स खड़ी होती थी पानी से बाहर आने लगा। अब इन्हीं में ब्लास्ट कंट्रोल पंप थे जिनको पानी में रहना चाहिए था। अब वो पानी से ऊपर आ गए और पंप्स इस हालत में पानी पंप नहीं कर सकते थे। वक्त गुजरता गया और रिग और झुकती गई। क्रू को समझ लग गई कि अब इमरजेंसी के हालात के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इमरजेंसी के हालात में क्रू को खास सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि रिग को स्टेबल किया जा सके और तबाही को रोका जा सके। ब्लास्ट सिस्टम को अब वो बिल्कुल मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकते थे। आधी रिग जब झुक गई तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ऑपरेशंस को रोकना होगा और इवैक्यूएशन की तैयारी करनी होगी। गैर जरूरी सिस्टम्स को बंद कर दिया गया ताकि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज को सेव किया जा सके। उन्होंने ड्रिल पाइप को जल्दी से काटकर रिग से अलग कर दिया। अब ये चीज डीप वाटर होराइजन से ना हो सकी थी, जिसकी वजह से वो डिजास्टर का शिकार बनी और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। क्रू का सालों का तजर्बा और इमरजेंसी की ट्रेनिंग होने के बावजूद बुरे मौसम और खराब होती हुई रिग से हालात हर गुजरते लम्हे बद से बदतरीन होते गए। रात के 1 बजे ओशन रेंजर की तरफ से मेडे कॉल की गई। ये कॉल सबसे पास मौजूद सपोर्ट वेसल C4 हाईलैंडर को गई और कहा गया कि वो क्रू को बचाने के लिए आ जाएं। फौरी तौर पर कैनेडियन कोस्ट गार्ड और हेलीकॉप्टर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। सेंट जॉन्स में हॉस्पिटल को स्टैंड बाय पर करवा दिया गया। सेटको 706 के लिए मौजूद सपोर्ट वेसल्स जिनका नाम था बोल्टन टोर एंड नॉर्डर टोर, दोनों को ओशन रेंजर की तरफ भेज दिया गया। इमरजेंसी सिचुएशन में कोस्ट गार्ड किसी भी वेसल का कंट्रोल ले सकते हैं समंदर में। ओशन रेंजर की तरफ आने वाली सपोर्ट वेसल्स खुद तूफान में फंस गईं। शदीद तेज हवाएं, जीरो विजिबिलिटी और खतरनाक हालात की वजह से इमरजेंसी टीम्स को रेंजर तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। इसके बावजूद उनको ओशन रेंजर तक पहुंचना ही था और क्रू को इन खतरनाक हालात में रेस्क्यू करना था, और अब हर गुजरता मिनट कीमती था। रात के 1:30 बजे के करीब ओशन रेंजर से आखिरी मैसेज रिसीव होता है, जो ये था कि ओशन रेंजर से मजीद अब कोई रेडियो मैसेज नहीं भेज सकेंगे, हम लाइफ बोट सिचुएशन में जा चुके हैं। अब ऑयल रिग से इवैक्यूएशन करना कोई आसान बात नहीं थी। सबसे पहले जरूरी चीजें जो सर्वाइवल में काम आ सकें उनको लिया जाता है। ये मेक श्योर किया जाता है सब क्रू मेंबर्स के पास लाइफ जैकेट्स हों और सब लाइफ बोट्स पर इवैक्यूएट करने के लिए भी रेडी हों। और जिस वक्त क्रू इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहा था उस वक्त ऑयल रिग पानी में डूब रही थी। रिग को छोड़ना ही क्रू के लिए आखिरी हल था इस हालात में। अब अगर आप सेफ्टी की बात करें तो रिग किसी न किसी तरह से आपको समंदर से ऊपर और महफूज रख सकती है, लेकिन जब आप बिल्कुल छोटी सी बोट पर पानी में आ जाएं और तूफान और हवाओं की शिद्दत बदतर हो तो इससे बुरा जिंदगी का कोई लम्हा नहीं हो सकता। इतने सख्त मौसमी हालात में अगर आप रिग पर सेफ नहीं थे तो खुद सोचें एक बाथ टब जितनी बोट आपको कैसे सेफ रख सकेगी। प्रेपरेशंस होने लगी, हर क्रू मेंबर्स अंदर से डरा हुआ था। पैनिक की सिचुएशन आ पहुंची थी सबके लिए और सब लोगों को अपनी जिंदगी अब खतरे में लग रही थी। ऐसे हालत में लास्ट ऑप्शन होता भी लाइफ बोट्स का ही है। मसला ये था कि ओशन रेंजर की खराबी की वजह से लाइफ बोट्स लॉन्च नहीं हो पा रही थी। ऊपर से तेज हवाओं और बार बार आती ऊंची लहरों से किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। रिग की लाइफ बोट्स ग्रेविटी सिस्टम के जरिए ड्रॉप की जाती हैं, लेकिन उसके लिए रिग लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन रिग तो टिल्ट हो चुकी थी। मुश्किल से क्रू ने एक लाइफ बोट को लॉन्च कर लिया। इतने में C4 हाईलैंडर स्पॉट वेसल भी आ पहुंची। वो आते ही देखते हैं कि पानी में हर तरफ बॉडीज हैं। साथ ही एक लाइफ बोट जिसमें 8 से 9 लोग थे उनको अपनी तरफ आती दिखी। स्पोर्ट वेसल ने लाइफ बोट की तरफ रस्सी फेंकी ताकि सब लोग वेसल पर आ सकें। इतने में दोनों बोट्स आपस में इतने जोर से टकराई कि लाइफ बोट टकराते ही उलट गई और टूट गई। उलट जाने वाली लाइफ बोट पर लोग अब किसी तरह से उसको पकड़े हुए थे। C4 की तरफ से हर कोशिश की गई कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, लेकिन अटलांटिक के बर्फीले पानी में जल्द ही सब पर असर करना शुरू कर दिया और एक एक करके लोग मरने लगे। सब लोग पानी में डूब गए। सिर्फ एक ही बंदा नजर आ रहा था जो बदतर वेव्स की वजह से शिप के साइड पर चला गया और वेसल्स के प्रोपेलर्स ने उसको कुचल दिया। वेसल के क्रू ने हुक के साथ रस्सी पानी में फेंकी जो उसकी जैकेट से तो अटक गई, लेकिन जैकेट में से भी वो बंदा फिसलकर पानी में फिर गिर गया। अब उस आदमी को पानी से निकालने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कोस्ट गार्ड की तरफ से रेस्क्यू टीम, मर्चेंट वेसल्स, सप्लाई बोट्स, एयरक्राफ्ट्स और कई हेलीकॉप्टर्स ओशन रेंजर की तरफ बढ़ रहे थे। रेस्क्यू वर्कर्स को बुलंद लहरों और जमा देने वाली ठंड
से लड़ना पड़ रहा था। इतने बदतरीन हालात में वो लोग सर्वाइवर्स की तलाश में थे। रात के 2:30 बजे पहला रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचता है और उसके पायलट कैप्टन माइक क्लार्क ने 24 मीटर लंबी रस्सी से एक सर्च एंड रेस्क्यू टेक्नीशियन रैंडी ब्राउन को इस जमा देने वाले पानी और तेज हवाओं में नीचे भेज दिया ताकि अगर उसको कोई भी आदमी दिखे तो वो उसको रेस्क्यू कर सके। इतने में एक आदमी पर उनकी नजर तो पड़ी, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। इतने शदीद हालात में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू पॉसिबल भी नहीं था। 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रही तेज हवाएं हेलीकॉप्टर को अनस्टेबल कर रही थी। लहरों की वजह से बॉडी रिकवर भी नहीं हो पा रही थी। फिर कैप्टन क्लार्क ने सपोर्ट वेसल को गाइड किया कि वो बॉडीज को रिकवर करें और सबको दिख रहा था कि सपोर्ट वेसल्स अपने आप को बचाने की जंग लड़ रही हैं। किसी को भी बॉडीज रिकवर करने के लिए भेजने का मतलब था कि जिंदा वापस नहीं आया जाएगा। इस पॉइंट पर हेलीकॉप्टर ने मिशन को अबैंडन किया और रिफ्यूलिंग के लिए जमीन की तरफ चले गए। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि रिग अब बिल्कुल स्टेबल नहीं रह सकती थी। 3:13 पर ओशन रेंजर उलट गई और पानी में डूब गई। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अब एक डेड बॉडीज रिकवरी ऑपरेशन बन चुका था। कई दिनों तक ओशन रेंजर के डूब जाने की वजह से न्यू फाउंडलैंड कनाडा के साहिल पर इस ओशन रेंजर का सामान लहरों की मदद से आता रहा। सेंट जॉन्स के हॉस्पिटल स्टैंड बाय पर थे, लेकिन कोई एक भी पेशेंट इस हॉस्पिटल तक ना पहुंच सका। सबके सब 84 क्रू मेंबर्स समंदर में गुम हो चुके थे। अभी तक 22 डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया था। न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स को फोटोग्राफ लेने से रोक दिया गया। इस तूफान में एक रशियन ट्रॉलर मैकेनिक टेरासॉव भी डूब गया था। उसके भी सब क्रू मेंबर्स डूब गए और बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। ऑफ ड्यूटी ओशन रेंजर क्रू मेंबर्स को कहा गया रशियन बॉडीज को चेक करें, कहीं उनके पास तो इनकी बॉडीज नहीं जा पहुंची। स्टॉर्म के खत्म हो जाने के बाद सोनार और अंडर वाटर आरओवीज को ओशन रेंजर के मलबे की तरफ भेजा गया। ये 100 फुट गहरे पानी में डूबी हुई थी। ये अंदाजा लगाया गया कि इसकी वजह से समुद्री ट्रैफिक को खतरा हो सकता है, इसलिए इसको इस कम गहरे पानी से ज्यादा गहरे पानी में ले जाना होगा। ये काम एक यूरोपियन कंपनी को दिया गया। इस ऑपरेशन के वक्त 2 डाइवर्स को फ्यूल लेने के लिए समंदर की सतह पर भेजा गया। गलती से उन्होंने बोट पर कट लगा दिया क्योंकि ये हवा वाली बोट थी। गैसेस की वजह से अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और दोनों डाइवर्स जान से हाथ धो बैठते हैं। एक हफ्ते बाद ओशन रेंजर के मलबे के साथ एक बंदा पानी में गिरा और उसके नीचे आकर मर गया। इस तरह इस हादसे में टोटल 87 लोगों की जान गई। इसी के साथ इस वीडियो का खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।